हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्टर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये सेक्टर का जो करंट अभी इंडस्ट्री साइज है वो है अराउंड 1.4 लाख करोड़ और ये एस्टिमेशन है एज पर इकरा ये सेक्टर 20 से 22% ग्रो कर सकता है टू रीच 2.5 लाख करोड़ बाय FY 28। सो जो इसमें इंडस्ट्री लीडिंग प्लेयर्स है वो 25 से 30% भी AUM ग्रो कर सकता है। और जो इसमें टेलविंड्स है वो है आपका रैपिड अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम एंड अडॉप्शन ऑफ PMAY स्कीम। तो ब्रॉडली ये 4-5 कंपनीज हम ट्रैक कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू, आवास फाइनेंशियर्स, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर। अगर मैं इनका करंट प्राइस टू बुक मल्टीपल देखूं वो अराउंड 3 के आसपास है। तो सभी कंपनीज में अच्छा खासा करेक्शन के चक्कर में इनका अगर वैल्यूएशन मैं देखूं तो थोड़ा डी रेटिंग हुआ है। अगर मैं इनका टॉप से करेक्शन देखूं तो आधार हाउसिंग फाइनेंस 11% डाउन है। अगर एप्टस देखोगे तो आप 23% के आसपास डाउन है। वहीं आवास फाइनेंशियर्स 28% डाउन है। तो ब्रॉडली सेक्टर लेवल पे 11 से 28% का करेक्शन है। तो इसे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इसे कहते हैं क्योंकि इसमें एवरेज जो टिकट साइज होता है वो होता है अराउंड 10 लाख के आसपास। तो डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स इस क्वार्टर में इस सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट रीजन बोलूँ तो वो है एसेट क्वालिटी। तो कोई भी अगर आप फाइनेंशियल्स ट्रैक करते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो होता है एसेट क्वालिटी। अगर आप कॉन कॉल्स अटेंड करोगे तो सबसे जो आप बार बार सुनोगे वो है 30+ DPD। तो इसमें जो DPD होता है वो हो गया आपका डेज पास ड्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर जिसे हम 30+ DPD कहते हैं, अगर कोई कस्टमर अपना EMI 30 डे तक पे नहीं करता है तो आपका 30+ DPD बन जाता है। और वहीं वो कस्टमर अगर 90 डेज पे नहीं करेगा तो आपका वो 90+ DPD बन जाता है, जिसे हम GNPA भी कहते हैं। तो ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये आप जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हो ना तो बार बार आप ये मेट्रिक सुनते रहोगे। अगर मैं इस क्वार्टर में जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ शेयर करूँ तो ये है होम फर्स्ट का मैनेजमेंट ने ये डिटेल में शेयर किया था। तो मैनेजमेंट एट्रीब्यूट्स द एसेट क्वालिटी अपटिक टू ब्रॉडर MSME MFI स्ट्रेस स्पिलओवर फर्दर एम्पलीफाइड बाय द रिसेंट टैरिफ इश्यूज। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है बेसिकली कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट में जो स्ट्रेस चल रहा था उसके स्पिल ओवर के कारण एसेट क्वालिटी में प्रेशर है। और जो अभी रिसेंटली टैरिफ लगा है 50% का, उसके चक्कर में स्पेसिफिक क्लस्टर्स में प्रॉब्लम है। और कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने शेयर किया है। आपका टेक्सटाइल क्लस्टर्स इन कोयम्बतूर एंड तिरुपुर, फिर आपका लेदर क्लस्टर्स हो गया चेन्नई के आसपास, फिर श्रिम्प वैल्यू चेन अक्रॉस सदर्न तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, फिर आपका डायमंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम लिंक टू सूरत। होम फर्स्ट मैनेजमेंट ने ये अच्छा खासा हाईलाइट किया है। और फिर एक और रीज़न था इस क्वार्टर में मॉनसून के चक्कर में डिसबर्समेंट में भी इम्पैक्ट है आपका और कलेक्शन में भी। तो फाइनेंशियल्स अगर आप कोई भी ट्रैक करते हो तो उनके लिए ना H2 सीजनली बेटर रहता है, Q2 इम्पैक्टेड रहता है ड्यू टू मॉनसून। तो इस क्वार्टर में मॉनसून के कारण भी इम्पैक्ट था। तो फर्स्ट आप मान लो मॉनसून के कारण जो इम्पैक्ट था, सेकेंडली आपका जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट में स्ट्रेस चल रहा है उसका स्पिल ओवर, और थर्ड आप टैरिफ इश्यूज। तो होम फर्स्ट का मैनेजमेंट ने ही सिर्फ ये बात हाईलाइट किया था कुछ पॉकेट्स में जो स्ट्रेस है। अब इसमें इंडिया शेल्टर का एक मैनेजमेंट ने ना काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर किया है। तो किसी ने कॉन कॉल में पूछा कि अगर कोई पोर्टफोलियो NPA बन जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो? तो इंडिया शेल्टर का मैनेजमेंट ने काफ़ी डिटेल में आंसर दिया। So generally, given the fact that we have access to the SARFAESI, we have seen historically that if the customer moving into an NPA bucket, so we likely to invoke our SARFAESI system, so wherein customer generally comes out for a settlement. They call their friends, family, and like offer further settlement. And generally, this trend remains further about 85% of total NPA cases, and remaining 15 cases we have to go for auction and like क्लोज द लोन्स। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, मैनेजमेंट सरफेसी एक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो सरफेसी एक्ट क्या होता है? ये एक टूल है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होता है। वो क्या कर सकता है? लोन रिकवर करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है। तो इंडिया शेल्टर का मैनेजमेंट ये कह रहा है, अगर कोई कस्टमर 60 डेज तक EMI पे नहीं करता है तो मैनेजमेंट उनको नोटिस सेंड कर देता है। और नोटिस सेंड करने के बाद अगर फिर भी पेमेंट नहीं आता है तो 8 से 9 महीने का टोटल ये प्रोसेस है। इसमें से जो 80 से 85% कस्टमर्स है वो सेटल कर देता है जैसे ही सरफेसी एक्ट इन्वोक्ड होता है। अगर जो केस में सेटल नहीं हो पाता तो 15% जो रेस्ट केसेस है वो ऑक्शन हो जाता है। तो जो इसमें जो ओवरऑल लॉस है, जो LGD हम जिसे कहते हैं, LGD यानी कि लॉस गिवन डिफॉल्ट, तो 11 से 12% का ओवरऑल लॉस होता है। और अगर जो ऑक्शन में सेटल होता है उसमें जो लॉस होता है वो 22 से 25% का। और जो सेटलमेंट हो जाता है सरफेसी एक्ट के बिना इन्वोक किए वो है अराउंड 9 से 10% का। तो ओवरऑल बेसिस में जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है उसमें लॉसेस बहुत कम होता है क्योंकि जो कोलैटरल है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास होता है। तो आइए अब
रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। तो इंडिया शेल्टर का अगर मैं इस क्वार्टर का रिजल्ट्स का बात करूँ तो एयूएम ग्रोथ था अराउंड 31% पे एट 9252 करोड़, और क्यू ऑन क्यू बेसिस में 6% का ग्रोथ था। तो डिसबर्समेंट का ग्रोथ थोड़ा कम था एट 12% वाई वाई बेसिस में एंड 5% ऑन क्यू बेसिस पे। और इनका जो पैड ग्रोथ है वो है 35% वाई वाई। तो इनको कंसिस्टेंटली लास्ट सेवरल क्वार्टर से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो गया? जो आपका एयूएम ग्रोथ है उससे ज़्यादा आपका पैड ग्रोथ कर रहा है। रीज़न क्या है? इनका जो ओपेक्स बाई एयूएम है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो इनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण इनका जो पैड ग्रोथ है वो ज़्यादा आ रहा है। और अगर जो मेन प्रॉब्लम था इस क्वार्टर में वो एसेट क्वालिटी था। तो एसेट क्वालिटी में आप अगर 30+ डीपीडी इसमें देखोगे तो वो जो 3.1% का डीपीडी था Q4 में, वो इंक्रीज होकर 4.5% हो गया Q1 में, और वो फर्दर इंक्रीज होकर 4.7% हो गया। तो मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम था वो आपका 30+ डीपीडी के कारण था। और कलेक्शन इफिशियंसी को आप देखोगे तो Q बेसिस में इंप्रूवमेंट था 98% से 99%। अगर मैं जीएनपीए और नेट एनपीए देखूं तो ब्रॉडली 1.2% पे जीएनपीए स्टेबल है आपका, और नेट एनपीए 0.9% पे स्टेबल है। तो एसेट क्वालिटी ओवरऑल जो 30+ डीपीडी है उनमें प्रॉब्लम है, लेकिन जो 90+ डीपीडी जिसे जीएनपीए कहते हैं उस वो स्टेबल है। इससे आपको ये पता चलता है कि जैसे 30+ डीपीडी में इंक्रीज आया है लेकिन वो 90+ डीपीडी में फ्लो नहीं हुआ, मैनेजमेंट उसको कटेल कर दे रहा था पहले। तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रैक करना है कि जो Q3 में जो रिजल्ट्स आएगा उसमें डीपीडी क्या होता है आपका 30+ डीपीडी, और जीएनपीए में कितना आगे फ्लो होता है। अब दूसरा रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो दूसरा है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस का। तो होम फर्स्ट फाइनेंस का अगर मैं वाई वाई बेसिस में एयूएम ग्रोथ देखूँ तो वो अराउंड 26% पे, डिसबर्समेंट ग्रोथ है अराउंड 10% वाई वाई पे। और इनका जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा इंपैक्टेड है। अगर आप जीएनपीओ देखोगे तो बोथ राइज है, बोथ Q बेसिस में और वाई वाई बेसिस में। सेम फॉर 30+ डीपीडी। तो इनका आरओई भी इस क्वार्टर कम है। तो आरओई इसलिए कम है क्योंकि इन्होंने इस क्वार्टर में ना क्यूआईपी रेस किया था। तो इन्होंने क्यूआईपी रेस किया, उस चक्कर में क्या हुआ, इनका जो इक्विटी बेस है वो इंक्रीज हो गया, प्लस इनका जो आरओई है वो कम हो गया। तो आरओई इनका जो 17% के आसपास था वो नॉर्मलाइज होने में 4-5 क्वार्टर्स लगेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा था। तो रिसेंटली क्या हुआ, जैसे इन्होंने पैसा रेस किया तो उस चक्कर में ना इनको इंटरेस्ट इनकम मिल जाता है। तो उस चक्कर में इनका जो पैड ग्रोथ आप देखोगे वो 43% के आसपास है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि एसेट क्वालिटी ऐसे तो ओवरऑल हेल्दी है, लेकिन 1+ डीपीडी आप देखोगे तो वो इम्पैक्टेड है, और आपका 30+ डीपीडी उसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट है। तो हमें आगे फर्दर क्वार्टर्स में बेसिकली ये 30+ डीपीडी वाला मेट्रिक देखना पड़ेगा। फिर अब एप्टस का रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तो एप्टस का जो वाई बेसिस पे एयूएम ग्रोथ है वो है अराउंड 22% पे। डिसबर्समेंट ग्रोथ अब देखोगे तो 3% का ग्रोथ है। तो डिसबर्समेंट ग्रोथ सभी कंपनीज का ब्रॉड लेवल पे देखोगे तो इम्पैक्टेड है। तो अगर आप इसका जीएनपी और नेट एनपीए देखोगे तो उन दोनों में थोड़ा थोड़ा स्पाइक है। तो ब्रॉडली अगर आप तीनों कंपनीज का ट्रेंड देखोगे तो थोड़ा एसेट क्वालिटी में इम्पैक्ट आया है, इसी चक्कर में स्टॉक में प्रेशर है। अगर मैनेजमेंट का मैं कमेंट्री देखूं तो इस क्वार्टर में अगर आप डिसबर्समेंट देखोगे तो Q बेसिस में अच्छा ग्रोथ था, और वाई बेसिस में इम्पैक्टेड है। और मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है एप्टस का वो है कि वो 25% ग्रो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है एप्टस में ना थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी है कि मैनेजमेंट ने पिछले कुछ क्वार्टर में कहा था कि वो 28 से 30% ग्रो कर सकता है। अब वो गाइडेंस को रिड्यूस करके उन्होंने 25% के आसपास कर दिया है। वो इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है वो 25% बोल के भी उनका जो एम ग्रोथ आप लास्ट का 2-3 क्वार्टर देखोगे तो 22% के आसपास है। तो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि H2 में ये इंक्रीज हो सकता है। तो इस क्वार्टर में उन्होंने कहा है कि उनका जो लोन ओरिजिनेशन सिस्टम है जिसे वो जीवा भी कहते हैं वो स्टेबलाइज हो चुका है, और प्लस जो 7 लाख के नीचे का सेगमेंट है उन्होंने उसमें लोन डिसबर्स देना बंद कर दिया है। उस चक्कर में भी इम्पैक्ट है। और जो अंडरराइटिंग सिस्टम है सभी कंपनीज ने जो अपना अंडरराइटिंग है उसको इंक्रीज कर दिया है। जो जैसे एसबीएफसी का मैनेजमेंट भी सिमिलरली यही कहा था कि जो 7 लाख के नीचे का सेगमेंट है उन्होंने भी उस वहाँ लोन डिसबर्स देना बंद कर दिया, और प्लस अंडरराइटिंग को और टाइट कर दिया कि हाई क्वालिटी कस्टमर्स ही करे। इस चक्कर में सभी कंपनीज का डिसबर्समेंट ग्रोथ में इम्पैक्ट है। तो आपको बेसिकली नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा Q3 बेसिकली, कि एसेट क्वालिटी जो आपका 30+ डीपीडी है वो स्टेबलाइज होके गिरना चालू हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और प्लस डिसबर्समेंट ग्रोथ अगर पिकअप होने लगेगा तो स्टॉक्स में आप देखोगे तो अच्छा कमबैक आ सकता है। तो नेक्स्ट H2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर मैं आपके साथ आधार हाउसिंग फाइनेंस का बात करूँ तो उसका इनका जो करंट एयूएम ग्रोथ था वो था अराउंड 21% के आसपास। और इनका जो एयूएम साइज है ना वो काफ़ी ज़्यादा है एट 27,000 करोड़। वहीं आप इंडिया शेल्टर का देखोगे तो 9,500 ऐसे कुछ है, 9,000 करोड़ के आसपास है। तो इनका जो साइज़ है इस चक्कर में इनका जो एयूएम ग्रोथ होगा वो 20% के आसपास है। और मैनेजमेंट का भी लॉन्ग टर्म में यही गाइडेंस है आधार के केस में कि वो 20% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। बट इन होम फर्स्ट और एप्टस के केस में वो 25% का उनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। और इंडिया शेल्टर का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो 30 से 35% ग्रोथ। तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है अभी वो है इंडिया शेल्टर, देन आपका होम फर्स्ट, देन हो गया आपका
एप्टस, एंड देन आता है आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस। आवास का देखोगे तो आवास भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। उनका जो करंट जो एयूएम है, वो मैं एक सेकंड आपको शो करूँ, तो उनका जो करंट एयूएम ग्रोथ था इस क्वार्टर में अराउंड 16% का था, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस इंक्रीज कर दिया इस साल का 18% पे है। तो लास्ट 2 साल में ना आवास में डिसबर्समेंट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। इनका डिसबर्समेंट ग्रोथ स्लो डाउन के चक्कर में इनका जो एयूएम ग्रोथ 20% के जो ऊपर होता था वो स्लो हो गया था ग्रोथ। अब मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में कहा है कि अब वो ग्रोथ को इंक्रीज करके अगले कुछ साल इनका एस्पिरेशन है कि 20% ग्रोथ भी इजिली कर सकते हैं। तो मतलब हर कंपनीज, जो भी हमने 5 कंपनीज इस बारे में डिस्कस किए, सभी कंपनीज का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि 20% के ऊपर सभी ग्रो कर सकते हैं, और जो इसमें जो पेयर्स जिनका एयूएम साइज छोटा है वो 25 से 30% भी इजिली ग्रो कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी हमें एसेट क्वालिटी देखना है कि एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड है वो इंप्रूव आगे होता है कि नहीं होता है। और एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा आवास के केस में, तो आवास का अगर 5 ईयर्स का स्टॉक प्राइस देखोगे ना, वो स्टेबल फ्लैट है, मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखोगे तो इनका जो 2021 के आसपास जो पीक था उसमें को 10 का प्राइस टू बुक मिलता था, और वो गिर के अराउंड 2.7 पे आ चुका है। तो स्टॉक अपने पीक से 75% के आसपास उसमें करेक्शन है। अगर वैल्यूएशन ज़्यादा हो ना तो स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करता है। तो अगर आप देखोगे तो जो सही वैल्यूएशन का मेट्रिक आप देखोगे तो सभी कंपनीज 3 के आसपास अभी करंट प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है। लेकिन आप फॉरवर्ड में देखोगे ना FY 27 के बेसिस में सभी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज 2.5 के आसपास प्राइस टू बुक है, और ये जो इनका बुक है वो 100% सिक्योर्ड है। तो बेसिकली अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ट्रैक करना है तो हमें 30+ डीपीटी इनका ट्रैक करना है। इनका जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो पिकअप होता है या नहीं होता वो भी हमें ट्रैक करना है। और फिर अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस इंटैक्ट रहेगा तो स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। आप इस सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।